हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं आयंस ट्यूटोरियल्स। आज आप इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रणाली को समझने में कोलेजियम प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। कोलेजियम प्रणाली नवीनतम विकास। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उच्च न्यायालय में 6 महीने से लेकर लगभग 1.5 साल पहले न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम द्वारा की गई 55 सिफारिशों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के बारे में अपनी बढ़ती चिंताओं से सर्वोच्च न्यायालय बार बार सरकार को अवगत कराती रही है। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत का संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक संसद कानून द्वारा एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाएगी जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहें। यहाँ गौरतलब बात यह है कि न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलेजियम के साथ उचित परामर्श के बाद CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय का गठन किया जाना चाहिए। अगर 2 जज भी प्रतिकूल राय देते हैं तो उसे सरकार की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए समय रेखा। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1950 में संविधान को अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1973 तक राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के शेष न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त किया जैसा कि उन्होंने आवश्यक समझा। अब पहली बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति 1950 से लेकर 1973 तक के लिए हुई थी। 1973 तक उस समय की सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच आम सहमति थी। एक सम्मेलन का गठन किया गया था जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना था। 1973 में AN रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने पूर्व में गठित परंपरा का उल्लंघन किया क्योंकि न्यायमूर्ति AN रे ने उच्चतम न्यायालय के अपने से वरिष्ठ 3 अन्य न्यायाधीशों को अधिक्रमण कर दिया था। 1977 में फिर से एक और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जिसने अपने वरिष्ठों को पछाड़ दिया। इसका परिणाम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष के रूप में सामने आया। प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले को SP गुप्ता केस या फर्स्ट जजेज केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्रवाई के दौरान 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि क्या संवैधानिक अनुच्छेद 124 में परामर्श शब्द का अर्थ सहमति है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर
राष्ट्रपति निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं थे। इस मामले में चर्चा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु वह हिस्सा था जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी राज्य के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। जो तीसरा पॉइंट था फ्रेंड्स कि दूसरा न्यायाधीश मामला 1993, एक और याचिका 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी और इस याचिका यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया और परामर्श के अर्थ को सहमति में बदल दिया। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बाध्य करना, इसके परिणाम स्वरूप कॉलेजियल सिस्टम का जन्म हुआ। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 का है। फ्रेंड्स, वर्ष 1998 में संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 में परामर्श शब्द के अर्थ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया गया था। परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं होंगे। परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम शामिल होगा। भले ही 2 जज राय के खिलाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार से इसकी सिफारिश नहीं करेगा। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए, जिसे वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कॉलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस प्रणाली में कॉलेजियम केंद्र सरकार को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा और या कह सकते हैं साथ ही केंद्र सरकार प्रस्तावित उम्मीदवारों के नाम परामर्श के लिए भेजेगी। नियुक्ति प्रक्रिया में लंबा समय लगता है क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यदि कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजता है तो सरकार को नामों पर अपनी सहमति देनी होती है और कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण न केवल सरकार से बल्कि नागरिक समाज से भी बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। इसने 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 1993 का निर्णय वह आधार था जिसके आधार पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम NJAC और संवैधानिक अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित किया। NJAC भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नामों की सिफारिश करेगा। NJAC की संरचना, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और भारत के कानून मंत्री, साथ ही 2 प्रतिष्ठित सदस्य जिन्हें चयन समिति द्वारा चुना जाता है और ये सारे लोग नए जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन में होंगे जजों के नियुक्त करने के लिए। परंतु अभी तक कॉलेजियल सिस्टम पर सरकार और जुडिशरी के बीच आमना सामना चल रहा है और अभी तक कोई समाधान या कोई भी पेचअप होते हुए मामला नहीं दिख रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।